दोस्तों, एक ऐसा क्लब जो भूतों की फोटोज को खींचता है और एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री जो एक फैमिली के डार्क ओरिजिन से जुड़ी हुई है। कुछ ऐसी ही चीज़ों के बारे में हमारी आज की जापानीज हॉरर मूवी है जिसका नाम है द घोस्ट फोटो क्लब। ये मूवी 2015 में रिलीज हुई थी और IMDb ने इसे 5.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है और माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग्स दी है। ये मूवी फॉलो करती है एक टीनेज लड़की की स्टोरी को जो घोस्ट फोटो क्लब को ज्वाइन करती है और ये स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और सस्पेंसफुल है। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम द घोस्ट फोटो क्लब मूवी को समझते हुए इसके बारे में कुछ बात करने जा रहे हैं। और अब हम इसी के साथ चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी शुरू होती है और हमें काया नाम की एक लड़की को दिखाते हैं। काया एक नए स्कूल में एडमिशन लेती है और उसे स्कूल में मिलता है एक फोटो क्लब। काया उस क्लब को ज्वाइन करने के लिए आगे बढ़ती है पर उसे पता चलता है कि वो क्लब असल में भूतों की फोटोज को खींचता है। काया उस क्लब की मेंबर बन जाती है और काया के अलावा क्लब में होते हैं रिरीसा नाम की एक लड़की और क्लब का प्रेसिडेंट। वो तीनों मिलके बहुत सारी घोस्ट मिस्ट्रीज को सॉल्व करते हैं और जब काया को कुछ चीजें समझ नहीं आती तो वो स्कूल की छत पर एक मिस्टीरियस लड़की से मिलने जाती है। वो मिस्टीरियस लड़की काया को एडवाइस देती है पर रीरीसान और प्रेसिडेंट आज तक उस लड़की से नहीं मिले हैं। कुछ टाइम तक उनका क्लब अच्छे से चलता रहता है पर तभी स्कूल में एक मास्ड किलर लड़कियों को मारना स्टार्ट कर देता है। यहाँ से सीन जाता है एक औरत पे जो अपनी बेटी के कमरे में जाने से डर रही थी, पर तभी उसकी बेटी नाजोमी उसके पास आ जाती है और वो बोलती है कि माँ, मैंने आज एक एंजल को देखा है। अब हम फोटो क्लब को देख पाते हैं और उन लोगों के पास एक एंजल की फोटो आती है। उस फोटो में एक सीलिंग लैंप के पास एक एंजल दिखाई दे रहा था जिसे देखकर रीरीसन बहुत ही ज्यादा खुश होती है। प्रेसिडेंट को उस एंजल की फोटो पे थोड़ा शक होता है और फिर रीरीसन को एंजल सामा नाम की एक एंजल के बारे में याद आता है। रीरीसन अब काया को बताती है कि स्कूल के बच्चे टेबल टर्निंग नाम का एक गेम खेलते हैं और उस गेम से दो आत्माओं से कांटेक्ट किया जा सकता है। उन दोनों आत्माओं का नाम है एंजल सामा और कोकुरिसा, जिसमें से जो कोकुरिसा की आत्मा है वो बहुत ही ज्यादा खौफनाक है। वो तीनों अब इस गेम के बारे में सर्च करते हैं और उन्हें पता चलता है कि एंजल सामा उस गेम के जरिए बहुत ही कम आती है और अगर जिस इंसान ने एंजल की फोटो भेजी है वो सच बोल रहा है तो वो इंसान बहुत ही ज्यादा लकी है। इसके बाद वो तीनों उस इंसान से मिलने जाते हैं जो असल में होती है नाजोमी, जिसे हमने कुछ ही देर पहले देखा था। नाजोमी बताती है कि कुछ टाइम पहले उसने टर्निंग टेबल को अपनी दोस्तों के साथ खेला था और उसके सामने एंजल सामा आ गई थी और तभी नाजोमी ने उस एंजल की फोटो ले ली थी। नाजोमी उन तीनों को अब अपने कमरे में ले जाती है जहाँ पे उसने टर्निंग टेबल को खेला था। नाजोमी और फोटो क्लब के सारे मेंबर्स बैठ जाते हैं और अब रिरीसा जिद करने लगती है एंजल को देखने के लिए। नाजोमी रिरीसा की बात मान जाती है और वो तीनों टर्निंग टेबल खेलना स्टार्ट करते हैं। नाजोमी एंजल सामा की आत्मा को बुलाने लगती है और कुछ ही देर में वो पेंसिल अपने आप हिलने लगती है। काया को इस सब से डर लग रहा था और उसे नाजोमी पे भी यकीन नहीं था और तभी पेंसिल एक ही जगह पे बार बार घूमने लगती है। उस गेम के अंदर से अचानक से ही एक इविल एनर्जी बाहर निकलती है जो सब लोगों को बेहोश कर देती है। बेहोशी की हालत में काया को एक सपना आता है जिसमें प्रेसिडेंट और रिरीसा डिमोनिक होके काया का गला दबाने लगते हैं और तभी काया जाग जाती है। जागने के बाद काया देखती है कि उसके दोस्त अभी भी बेहोश पड़े हैं और नाजोमी उन सबको कमरे में लॉक करके चली गई है। काया अब उठ के इधर उधर छानाबीनी करने लगती है और उसे एक ड्रॉल के अंदर एक एंजल का छोटा सा स्टैचू मिलता है। इसके बाद काया नाजोमी का कंप्यूटर चेक करती है और उसे पता चलता है कि नाजोमी ने उस फोटो को एडिट करा हुआ था। काया उस एडिट करी हुई फोटो से एंजल के स्टैचू को हटा देती है और काया देखती है एक काली शक्ति को और अब हम लोग समझ जाते हैं कि टर्निंग टेबल खेलते वक्त नाजोमी के पास एंजल सामा नहीं कोकुरी-सान आई थी और उस इविल स्पिरिट ने नाजोमी को पोजेस कर लिया है। अब उस कमरे का गेट अपने आप खुल जाता है और काया वहां से बाहर निकलती है। काया एक दूसरे कमरे में जाती है और उसे एक क्लोजेट के अंदर से कुछ आवाजें आने लगती है। काया उस क्लोजेट का दरवाजा खोलती है और उसमें से निकलती है नाजोमी की माँ, जिसके हाथ पैरों को नाजोमी ने बांध दिया था।
नाजुमी की माँ अब रोने लगती है और वो तुरंत ही अपनी बेटी को ढूंढना स्टार्ट कर देती है। थोड़ी देर में काया और नाजुमी की माँ नाजुमी के कमरे में पहुंचते हैं, जहाँ पे नाजुमी की माँ बताती है कि बचपन में नाजुमी को सच में एंजल्स दिखाई देती थी, पर 3 दिन पहले उसने एक एंजल की फोटो को अपनी माँ को दिखाया। पर फोटो को देखने के बाद जब नाजुमी की माँ ने बोला कि ये फोटो एंजल की नहीं है, तो नाजुमी को गुस्सा आ गया और उसने अपनी माँ को बांधकर क्लोजेट में फेंक दिया। नाजुमी की माँ बताती है कि उसकी बेटी एक बुरी आत्मा के वश में है और वो बुरी आत्मा उनके घर के पार्किंग लॉट में रहती है। नाजुमी की माँ अब काया को लेके पार्किंग लॉट में जाती है, जहाँ पे उन दोनों को दीवार पे वही काली शक्ति दिखाई देती है और तभी नाजुमी एक एंजल के रूप में उन दोनों के सामने आती है और वो पूरी तरीके से उस एंटिटी के वश में थी। अब नाजुमी की माँ अपनी बेटी को बोलती है कि सब लोगों को तुम्हारी फोटो एडिटिंग के बारे में पता चल चुका है, पर इसके जवाब में नाजुमी बोलती है कि उसने फोटो को एडिट इसलिए किया था ताकि लोगों को उस पर यकीन हो जाए कि उसने सच में एंजल को देखा है। इसके बाद काया बोलती है कि उसने एंजल को नहीं, काकुरी सा को देखा है, जो एक बहुत ही दुष्ट आत्मा है और उसी आत्मा ने नाजुमी को कब्जे में ले रखा है। नाजुमी काया की बातें बिल्कुल भी नहीं सुनती और वो बताती है कि एंजल को 3 लोगों की बलि चाहिए थी और इसलिए ही नाजुमी ने फोटो क्लब के मेंबर्स को अपने घर पे बुलाया है। और असल में नाजुमी ने टेबल टर्निंग गेम अपनी दोस्तों के साथ खेला ही नहीं था, बल्कि उसने अकेले ही एंजल सामा से बात करी थी। अब अचानक ही नाजुमी पेंसिल से काया पे अटैक कर देती है, पर एक मिस्टीरियस फोर्स काया को बचा लेती है। काया के पास अब आती है वही मिस्टीरियस लड़की, जिसे देखते ही नाजुमी के शरीर से वो इविल स्पिरिट निकल जाती है और वो बेहोश हो जाती है। वो मिस्टीरियस लड़की भी गायब हो जाती है और काया को कुछ भी समझ नहीं आता कि अभी अभी उसके साथ क्या हो गया। यहाँ से सीन जाता है वापस फोटो क्लब पे, जहाँ पे सब लोग परेशान थे और दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल में नाजुमी और उसकी माँ को साथ में दिखाते हैं और नाजुमी को अब होश आ गया था। नाजुमी अब अपनी माँ से माफी मांगने लगती है, पर तभी वो मास्ड किलर नाजुमी की माँ को स्टैब करके मार डालता है। वो किलर अब नाजुमी की तरफ बढ़ता है और वो उसे भी बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है। मतलब ये कहानी जितना आप लोगों ने सोचा था उससे कहीं ज्यादा मिस्टीरियस होने वाली है। अब नेक्स्ट डे काया सोकर उठती है और उसे अपने फोन में एक अननोन फोटो मिलती है। काया अब स्कूल जाती है और उसे स्कूल के हॉलवे में एक ब्लडी स्पिरिट दिखाई देती है, पर तभी वहां पे उसके दोस्त आ जाते हैं और वो स्पिरिट गायब हो जाती है। काया अपने दोस्तों को स्पिरिट के बारे में बताती है और प्रेसिडेंट उस जगह की फोटो लेने लगता है। उन सबको लगता है कि अगर ये स्कूल हॉन्टेड है तो घोस्ट फोटो क्लब में स्कूल के पास्ट के बारे में जरूर कुछ ना कुछ लिखा होगा। वो तीनों अब अपने कैबिन में जाते हैं और पुरानी फाइल्स और फोटोज को चेक करने लगते हैं, पर उन लोगों को कुछ भी नहीं मिलता। अब काया उस अजीब फोटो को प्रेसिडेंट को दिखाती है जो आज सुबह उसे मिली थी और प्रेसिडेंट उस फोटो को एडिट करके थोड़ा क्लियर कर देता है। उन तीनों को पहले लगता है कि ये फोटो भी एक घोस्ट फोटो है, पर जब काया फोटो को थोड़ा एनालाइज करती है तो उसे याद आता है कि ये फोटो तो सालों पहले एक फेस्टिवल में ली गई थी। अब तभी काया को एक लिफाफा मिलता है जो एक बुक शेल्फ के पीछे छुपा हुआ था। उस लिफाफे के अंदर 3 फोटोज थी और वो फोटोज उसी लड़के की थी जिसे कुछ देर पहले काया ने देखा था, और उन फोटोज में जो तीसरी फोटोज थी उसमें उस लड़के का चेहरा बिगड़ा हुआ था। वो तीनों फोटोज को देखकर कंक्लूजन निकालते हैं कि ये लड़का जरूर पास में घोस्ट फोटो क्लब का मेंबर होगा, और इसलिए वो तीनों स्कूल की लाइब्रेरी में जाते हैं स्कूल की हिस्ट्री का पता लगाने के लिए। वो तीनों अब स्कूल की ईयर बुक्स को चेक करना स्टार्ट करते हैं, जिसमें काया को एक 30 साल पुरानी फोटो मिलती है। उस फोटो को देखकर काया चौंक जाती है, क्योंकि उस फोटो में वही मिस्टीरियस लड़की होती है और उसका नाम था मिसाकी। इसके बाद प्रेसिडेंट मिसाकी के बारे में सब कुछ सर्च करने लगता है और उन्हें पता चलता है कि मिसाकी भी घोस्ट फोटो क्लब की मेंबर थी और उसने इसी स्कूल से पढ़ाई पूरी करी थी। पर मिसाकी आज से 6 साल पहले गायब हो गई थी और आज तक किसी को नहीं पता कि मिसाकी कहाँ चली गई। वो तीनों अब मिसाकी के बारे में ही बात कर रहे थे कि तभी वहां पे मिसाकी आ जाती है। काया उसे देखकर डर जाती है और सबको लगता है कि उन सबके सामने एक भूत आ गया है, पर वो मिस्टीरियस लड़की बोलती है कि वो मिसाकी नहीं, उसकी बेटी रीका है, और जो फोटो में लड़का है उसका नाम है शिनोहारा। रीका बताती है कि वो भी इसी स्कूल में पढ़ाई करती है, पर एक दूसरी क्लास में, और अब रीका उन सबको छत पर ले जाती है।
रीका बताती है कि उसकी माँ शिनोहारा के साथ रिलेशनशिप में थी और एक दिन मिसाकी ने शिनोहारा की स्कूल में 3 अलग-अलग जगह फोटोज खींची थी, पर तीसरी फोटो खींचते ही शिनोहारा पागल हो गया और उसने स्कूल की छत से कूदकर खुदकुशी कर ली। रीका ये भी बताती है कि इस हादसे के बाद उसकी माँ बिल्कुल बदल गई थी, क्योंकि रीका का पापा असल में शिनोहारा ही था। रीका के पैदा होने के बाद उसकी माँ ने उसे अकेले पाला था और जब रीका 10 साल की हो गई थी तब उसकी माँ ने घर को छोड़ दिया था और तब से ही उसकी माँ का कुछ भी पता नहीं चला। ये कहानी सुनने के बाद सब लोग दुखी हो जाते हैं और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। घर पे एक बार फिर से काया उसी अजीब फोटो को देखती है और इस बार उसे फोटो में एक जानी पहचानी लड़की दिखाई देती है और वो लड़की होती है रीका। अगले दिन काया उस फोटो को रीका को ले जाके दिखाती है और रीका कंफर्म कर देती है कि हाँ, ये फोटो उसी की है जो उसकी माँ ने खींची थी। रीका ये भी बताती है कि ये फोटो उसी दिन की है जिस दिन उसे पता चला था कि वो भूतों को देख सकती है। जी हाँ दोस्तों, रीका के पास साइकिक एबिलिटीज है और रीका को ये फील हो रहा है कि शिनोहारा की मौत और उसकी माँ का गायब होना एक दूसरे से रिलेटेड है। काया बोलती है कि अगर वो लोग शिनोहारा की मौत वाले दिन को फिर से रिक्रिएट करें तो शायद उन्हें कुछ पता चल सके, पर रीका काया की मदद करने के लिए मना कर देती है और वो काया को भी इस मैटर से दूर रहने के लिए बोलती है। काया अब जाके अपने प्लान के बारे में अपनी टीम को बताती है और वो सब लोग मिस्ट्री सॉल्व करने को मान जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद रीका भी काया की मदद करने के लिए आ जाती है। रीडी-सान अब प्रेसिडेंट को शिनोहारा की तरह तैयार कर देती है और काया प्रेसिडेंट की उन्हीं 3 जगह फोटो लेती है जहां मिसाकी ने शिनोहारा की फोटो ली थी। तीसरी फोटो लेते ही काया को कुछ हो जाता है और वो तुरंत ही वहां से भाग जाती है। काया को उस टाइम पे एक विजन भी आता है जिसमें वो मास्क्ड किलर को देखती है जो शिनोहारा को मार डालता है और जैसे ही काया विजन में से बाहर निकलती है वो खुद को छत की बालकनी पे देखती है जहाँ पे प्रेसिडेंट उसे मरने से बचा लेता है। काया अब सब लोगों को बताती है मास्क्ड किलर के बारे में, जिससे रीका थोड़ी परेशान हो जाती है। स्कूल के बाद रीका घर जाती है और उसे बेसमेंट से कुछ आवाजें आने लगती है। वो नीचे जाके चेक करती है और हम लोग देखते हैं कि रीका का पूरा बेसमेंट भूतों वाली फोटो से भरा हुआ है। रीका थोड़ा और आगे बढ़ती है और हम मास्क्ड किलर को शीशे में देख पाते हैं और यहाँ से सीन 10 दिन आगे चले जाता है। हमें अब पता चलता है कि रीका 10 दिन से स्कूल नहीं आई है और अब काया को उसकी चिंता होने लगती है और काया फैसला करती है रीका के घर जाके उसको चेक करने का। स्कूल के बाद काया रीका के घर पहुंचती है पर रीका कहीं भी नहीं होती। काया घर के अजीब बेसमेंट में भी जाती है जहाँ पे एक स्पिरिट काया का पैर पकड़ लेती है। वो स्पिरिट काया को एक फोटो देती है जिसमें हम बचपन वाली रीका के साथ एक एंटिटी को देख पाते हैं। अब तभी 2 डिटेक्टिव्स काया को पकड़ लेते हैं जो उससे सवाल जवाब करने लगते हैं और उन्हीं डिटेक्टिव से काया को पता चलता है कि रीका मिसिंग हो चुकी है। इसके बाद काया उस फोटो को लेके प्रेसिडेंट और रीडी-सान के पास पहुंचती है और वो सब नोटिस करते हैं कि इस केस में जितनी भी भूतिया फोटोज हैं उन सब में एक ही जैसा काला चेहरा छुपा हुआ है। प्रेसिडेंट अब सारी फोटोज को एक सॉफ्टवेयर में एनालाइज करता है और वो लोग डिस्कवर करते हैं कि फोटोज में वो एंटिटी हर जगह छुपी हुई है और ये सब देखकर प्रेसिडेंट को एक विजन आता है और उस विजन के अंदर प्रेसिडेंट एक गुफा को देखता है और अचानक ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है। प्रेसिडेंट की तबीयत खराब होने के बाद वो तीनों अपने अपने घर चले जाते हैं और इसके थोड़ी ही देर बाद काया को प्रेसिडेंट का एक मैसेज आता है। प्रेसिडेंट ने काया को गुफा की एक फोटो भेजी थी और तभी काया को रीडी-सान का फोन आता है और हमें पता चलता है कि रीडी-सान को भी सेम फोटो प्रेसिडेंट ने भेजी है। वो दोनों ऑलरेडी उस गुफा के बारे में जानती थी क्योंकि वो गुफा काफी ज्यादा फेमस है जिसका नाम है नाइट क्राइंग केव और उस गुफा के अंदर ऐसा लगता है जैसे कोई बच्चा रो रहा हो। वो दोनों अब तुरंत ही उस गुफा में प्रेसिडेंट को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं और गुफा के अंदर घुसते ही उन्हें बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है। गुफा में हर जगह अंधेरा था और प्रेसिडेंट कहीं भी नहीं दिखाई देता, पर तभी मास्क्ड किलर सामने आ जाता है और रीडी-सान के पीठ के अंदर चाकू घुसा देता है। रीडी-सान अब घायलों के नीचे गिर जाती है और मास्क्ड किलर काया का गला दबाने लगता है, पर काया किलर का मास्क उतार देती है और वो किलर होता है प्रेसिडेंट। ये देखकर काया चौंक जाती है, पर तभी प्रेसिडेंट को एक पैनिक अटैक आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है।
काया अब रीरी सान को संभालती है जो घायल हो गई थी, और अब रीरी सान को एक न्यूज़पेपर मिलता है जिसमें 30 साल पुराने फोटो क्लब के बारे में लिखा हुआ था, और साथ ही साथ एक भूत वाली फोटो भी उसमें बनी हुई थी। अब गुफा की गहराई में से उन दोनों को आवाजें आने लगती है और काया गुफा के अंदर चेक करने के लिए जाती है, जहाँ पे उसे मिलता है एक जगमगाता हुआ प्लेटफॉर्म जिस पे रीका लेटी हुई थी। रीका बुरी तरीके से घायल थी और काया उसे संभालती है, और अब रीका काया को बताती है कि अभी तक जो भी चीजें उसे पता चली हैं वो बिल्कुल भी सच नहीं है। काया को कुछ भी समझ नहीं आता और रीका उसे सच्चाई बताना स्टार्ट करती है। रीका बताती है कि उसकी माँ और शिनोहारा एक बार घोस्ट पिक्चर्स खींचने के लिए इसी गुफा में आए थे, और इस गुफा में मिसाकी को एक बॉक्स मिला था। उस बॉक्स के अंदर एक इंसान का कंकाल था जिसे देखते ही एक इविल स्पिरिट ने मिसाकी को पोजेस कर लिया था। मिसाकी ने उसके बाद से ही लोगों को मारना शुरू कर दिया था और वो मास्क्ड किलर बन गई थी, पर इस सब के बारे में शिनोहारा को पता चल गया था, और अपने राज को छुपाने के लिए मिसाकी ने शिनोहारा को भी मार डाला था। रीका ये भी बताती है कि मिसाकी स्कूल खत्म होने के बाद भी लोगों को मारती रहती थी, और जब रीका 10 साल की हो गई थी तो उसकी माँ समझ गई थी कि वो इविल स्पिरिट रीका को भी मार डालेगी, और इसी रीजन की वजह से मिसाकी ने अपना घर छोड़ दिया था और वो इस गुफा के अंदर आ गई थी। पर उस स्पिरिट ने काफी सालों बाद मिसाकी के शरीर को छोड़ दिया और रीका को पोजेस कर लिया। रीका बताती है कि पोजेस होने के बाद वो नई मास्क्ड किलर बन गई थी और उसने अपनी माँ को इसी गुफा में मार डाला था। अपनी माँ को मारने के बाद रीका ने नाजुमी की फैमिली को भी मार दिया था, और उसी ने स्कूल की लड़कियों का मर्डर करना स्टार्ट कर दिया था। पर रीका एक मर्डरर नहीं बनना चाहती थी, और इसलिए वो घर से भाग गई और वो गुफा के अंदर छुप गई, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। रीका बताती है कि वो इस गुफा में 10 दिन से रह रही है, पर 10 दिन बाद उसने खुदकुशी करने का फैसला किया और फिर उसने खुद को ही चाकू से स्टैब कर लिया। ऐसा करते ही इविल स्पिरिट उसके शरीर से निकल गई थी और उसने प्रेसिडेंट को पोजेस कर लिया था, पर क्योंकि प्रेसिडेंट की बॉडी कमजोर थी इसलिए उस स्पिरिट ने अब प्रेसिडेंट को छोड़ दिया है और काया के शरीर पे कब्जा कर लिया है। अब जब काया को पता चलता है कि वो आत्मा उसके अंदर है तो वो बुरी तरह डर जाती है, और तभी रीका की बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। अब वहाँ पे प्रेसिडेंट और रीरिसा आ जाते हैं जो काया को संभालते हैं। काया उठ के खड़ी होती है और उसी बॉक्स को खोलती है जिसे मिसाकी ने बहुत पहले खोला था, और उसे दिखाई देता है वो किलर जो सबको पोजेस कर रहा है। वो किलर स्पिरिट अब काया पे भी हावी हो जाती है और काया डिमोनिक बनके अपने दोस्तों पे हमला कर देती है। काया रीरिसान को और ज्यादा घायल कर देती है और वो प्रेसिडेंट को चाकू से स्टैब कर देती है। काया प्रेसिडेंट को मारने के लिए आगे बढ़ती है, पर तभी वो अपनी बॉडी को शांत करने की कोशिश करती है। काया सोचती है कि रीका के बेसमेंट में उन लोगों की घोस्ट फोटो थी जिनका मर्डर रीका ने किया था, पर रीका ने आखिर अपने विक्टिम्स की फोटो को क्यों खींचा। अब काया अपना दिमाग चलाती है और वो कंक्लूजन निकालती है कि अगर एक स्पिरिट की डायरेक्ट फोटो हम खींच लेते हैं तो वो स्पिरिट फोटो के अंदर ही कैद हो जाती है, और रीका ने अपने विक्टिम्स की फोटो को इसलिए ही खींचा था ताकि उन विक्टिम्स की आत्माएं उसका पीछा ना करे। अब काया अपने पेट में चाकू को मार लेती है जिससे किलर स्पिरिट उसके शरीर से बाहर निकल जाती है। वो स्पिरिट अब हवा में उड़ने लगती है और काया तुरंत ही उसकी फोटो को खींच लेती है जिससे वो स्पिरिट फोटो के अंदर कैद हो जाती है। काया अब तुरंत ही उस फोटो को उसी बॉक्स के अंदर डाल देती है और वो बॉक्स को बंद कर देती है जिससे सब कुछ ठीक हो जाता है। सीन अगले दिन पे शिफ्ट होता है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि प्रेसिडेंट रीरिसा और काया उस घोस्ट फोटो क्लब को हमेशा के लिए बंद कर चुके हैं। वो तीनों अब कैबिन से बाहर निकलते हैं और जाते जाते काया को रीका की आत्मा दिखाई देती है। वो दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखकर स्माइल करते हैं और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो ये थी एक्सप्लेनेशन घोस्ट फोटो क्लब मूवी की, और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको ये मूवी कैसी लगी। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग सब कुछ फॉलो कर लेना। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके हमारा सपोर्ट जरूर करना, और अब मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।